गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। अच्छा, कल तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ज़रा सा एक छोटा सा रिवीजन ले लो जो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने तुम्हें बताया जो है कल कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया। पहले क्या लिया कि एक दो कॉइल ली। कॉइल क्या था? एक बड़ा कॉइल था, है ना, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या थी? ग्रेटर थी, बराबर। और इसके बाद सेकंड जो कॉइल था उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या थी? इस वाले से, फर्स्ट वाले से छोटी। चलो, अंदर वाले को ही मैं क्या ले लेता? फर्स्ट, ऐसा पकड़ लो। तो इस वाले को मैंने क्या ले लिया? S1, और ये बड़े वाले को क्या ले लिया? S2। द लेंथ ऑफ द कॉइल इज L, है ना, L लेंथ ले लिया। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज, इस बड़े वाले की कितनी? N2, और छोटे वाले का N1। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी? R1, और बड़े वाले की कितनी? R2। सबको याद है ना? अभी कल ही तो बताया। तो फिर क्या बताया मैंने कि इफ करंट I2 is established in the coil S2. Okay, therefore फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल S1, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि कल तो हो गया था। तो क्या आ गया? N1 टाइम्स ऑफ phi इज इक्वल्स टू M12 इंटू I2, इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट फ्लक्स लिंकेज N1 phi1 इज इक्वल्स टू BA। तो B मतलब किसकी? S2 की B कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट N2 I2। ए मतलब किसकी? एरिया ऑफ S1 पाई R1 स्क्वायर इनटू कैसा? ये कितनी बार हो रहा है? N1 टाइम्स ऑफ L बार होगा। उसमें इंडक्शन कितनी बार हो रहा है? N1 टाइम्स ऑफ L बार। हर एक कॉइल में वही इंडक्शन है। क्लियर? अब आपने इसको जरा सा एक लाइन और सॉल्व कर लिया। N1 phi1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2, और क्या? पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2। देखा? अब ऑन कंपेयरिंग देयरफॉर M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार हो जाए तो और अच्छा है। समझ आ रहा है? इस पे क्वेश्चन भी आएंगे जेई में भी और नीट में भी। तो देखा क्या? यही तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M12। मतलब कि ये कैसे? M12 क्या बताता है? इंडक्शन ऑन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड। तो ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि करंट किस में फ्लो हुई है? S2 में, सेकेंड वाली में। सेकेंड वाला किसको इंड्यूस कर रहा है? फर्स्ट वाले को। तो इंडक्शन ऑन S1 ड्यू टू S2। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। सिमिलरली अभी कल ही बात हो गई कि M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L ऑल्सो। और वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसमें करंट स्टैब्लिश करते, करके बता दूं क्या तुम लोगों को कि कर लिया था? कल कर लिया था। तो जब आप इसमें करंट स्टैब्लिश करते हो तो इंडक्शन किस में होता है? S2 में। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडक्शन, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितने में? सिर्फ पाई R1 स्क्वायर में ही होता है। पूरे इसके बड़े वाले एरिया में इंडक्शन नहीं है, सिर्फ उतनी सी एरिया में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंडक्शन के लिए जो एरिया वैलिड होगी वो कितनी होगी? पाई R1 स्क्वायर होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए फिर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? सेम वैल्यू। तो यहां से एक चीज साबित हो गया कि
अगर कोई दो कॉइल है, एक बड़ी और एक छोटी, तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑन सेकंड ड्यू टू 1, बोथ आर इक्वल। मतलब दुनिया में कहीं भी ऐसा इंडक्शन होगा म्यूचुअल इंडक्शन और दो कॉइल होंगे तो एग्जिस्टेंस किस तरह की होगी, M12 इक्वल्स टू M21, जितना पहला वाला दूसरे पे उतना दूसरा वाला पहले पर करेगा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बराबर होगा। आ गई बात समझ में? बस वहां पर चेंजेस कहां से आ सकते हैं, किसके, उनके अपने करंट के कारण। बट जो एक जो ये कहते हैं ना कि मैग्नीफाइंग जो वैल्यू है, जो मल्टीप्लाई होकर उसको बढ़ाएगा, किसको, फ्लक्स को, वो कितना होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो N1 किस, मतलब ये जो बढ़ा रही है जो वैल्यू दोनों में सेम, वो दोनों के लिए सेम है। बस क्या है, I1 और I2 जो जिसमें जितना हो, है ना, वो उसमें चेंजेस ला सकती है। अदरवाइज उनके जो इंडक्शन कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज सेम। वेरी गुड, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज अक्षत सेम। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख गया जो है M12। और इसके बाद क्या होता है, इफ अभी मैंने तुम्हें ये मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल के बारे में बात किया, तो उसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि तीन तरह के हमारे जो है क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब मान लो कि कोई भी तुमने एक मटेरियल क्या कर दिया जो है, कोई क्या एक थोड़ा सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेवियर रखने वाला मटेरियल आपने इसके अंदर इस्टेब्लिश कर दिया, रख दिया, फुलफिल्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो क्या होगा, जब तुम लोग क्या कराओगे, इंडक्शन कराओगे, तो उसके अंदर खुद भी होगा। तो जो ये M12 की जो वैल्यू होगी उस समय M12 या M21 इक्वल्स टू या M इक्वल्स टू, ऐसा समझ लो दोनों बराबर है, इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया M, तो M इक्वल्स टू क्या लोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2 बिल्कुल सेम पाई आर स्क्वायर इंटू L। अब R मतलब वो किसकी होगी, छोटी वाली की एरिया होगी। एकदम क्लियर है क्या, एकदम इसको गांठ बांध लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आता है जब तुम लोग जो लैब में जाके करते हो, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि देयर आर 2 कॉइल्स, 2 कॉइल है, यही बात S1 और S2। मान लो S2 की जो रेडियस है वो क्या है, R1, और S1 वाली की रेडियस क्या है, I mean S2 की रेडियस R2 और उसकी रेडियस R1, बट R2 इज ग्रेटर देन R1। अंदर वाली जो कॉइल है वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी। तो उस टाइम पर उसमें क्या निकाल पाना, उसके अंदर जो है वो फ्लक्स लिंकेज वगैरह ये सब निकालना, ये करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है जो है। और मान लो छोटी भी हो, तो इस तरह से उसके जो वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, इसके बारे में पता लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो उस समय आपके लिए क्या काम आता है, M12 इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू क्या, M। उस टाइम पर आपको ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना जो डेरिवेशन, ये काम आता है। तो आप क्या करते हो, किसी का निकाल लो, जो आपको सुटेबल लगे वो निकाल लो, और वही क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसी पर NCERT ने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, और 2000 किसमें 2020 में ये क्वेश्चन जो है नीट में आया समझ में, सॉरी 2021 में ये क्वेश्चन बिल्कुल नीट में आया जो है, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं एग्ज़ाम में। तो देखो उस समय अपना एक स्टूडेंट था जिसने क्या किया, जिसको याद था कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, मतलब उसने इतनी बार NCERT पढ़ा था, उसको डायरेक्ट याद था, और उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ किए थोड़ा सा पढ़ा और उसको समझ आ गया, मतलब विद इन 5 सेकेंड उसने क्वेश्चन को समझ लिया और आंसर क्लिक कर दिया। तो ऐसे तुम लोग हो, जितना बढ़िया तुम लोग जो है आंसर को क्या करो, मतलब NCERT पढ़ोगे, नीट वाले बच्चे वो उतना फास्ट पेपर को जो है 30 से 35 मिनट के अंदर पेपर ख़त्म सब। और JEE एडवांस वाले जिनको वो ये पूरा याद होगा, तो समझ लो 50% से ज़्यादा उनको ऐसे जो है एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होता है जो है। 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ये आपको सॉल्व करा देगी।
और 50% के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हायर लेवल को जाना पड़ता है ना, बड़े सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें यही देगी। तो पहले क्या करो, तुम लोग यही पढ़ो। अगर मैं कहूँ कौन सी बुक रीड करो तो यही, कौन सी, NCERT, ठीक। तो जब आप लोग कभी इसको रीड करो तब तो समझोगे क्या बता रहा है ये। क्वेश्चन 6.9, ठीक। थोड़ा सा अपना पुराना वर्जन वाला ये निकालो, न्यू वाला नहीं, पुरानी वर्जन वाली बुक में 6.9, क्योंकि मेरा तो पुराना ही है। तो कह रहा है कि 2 concentric circular coils, one of small radius R1 and other of large radius R2, देखा, such that R1 is less than R2 are placed coaxially with centers coinciding, okay, obtain the mutual inductance of the arrangement, okay। तो चलो आ जाओ, हम लोग निकालना चालू कर देते हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखो क्वेश्चन कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या ले लेते हैं कि R2 वाला बहुत बड़ा है, R1 बहुत छोटी है, ठीक है। R1 जो रेडियस है बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू R2, समझ आ रहा है। जो अभी मैं बता रहा था ठीक उसी पर NCERT ने आपको एक क्वेश्चन दिया, और ये मैं बताऊं जो है ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये JEE मेंस में भी आ सकता है ना। इसका लेवल तो जरा देखो। तो क्या कर दो, 2 तरह की कॉइल बना दो, एक बहुत बड़ी सिंगल, ये भी देखो दोनों के सेंटर कॉन्सेंट्रिक है, बट क्या कह रहा है, सिंगल, एक ही कॉइल है, n नंबर ऑफ कॉइल्स नहीं है, सिंगल कॉइल। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। तो इसकी रेडियस कितनी है, R1 है ना, और इस वाले की रेडियस कितनी है, R2। यहाँ पे पहले से बता के रखा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, सॉरी R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक। तो हमें कैसे निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है जो है किस पर, फर्स्ट पे। तो क्या ले लोगे, N1 टाइम्स ऑफ ∅1 इज इक्वल्स टू क्या, बताओ जल्दी जल्दी, M12 इंटू क्या, व्हेन I2 इज करंट एस्टैब्लिश इन द कॉइल, किसमें, सेकेंड कॉइल, तब ना उधर आएगा फ्लक्स चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी इसको निकालते वक्त क्या कर लोगे जरा बताओ तो, मतलब कि ये तो सही है, ये तो तुम्हारा होगा ही पहला, बट N1 ∅1 इज इक्वल्स टू, जो बेसिक फार्मूला है क्या होता है, BA। तो B किसकी, B2, और A किसकी, पाई R1 स्क्वायर की। तो B2 कितनी, कौन बताएगा, J, and J is B equals to mu naught IR square upon 2x square plus R square के power 3/2 on the axis of the current carrying coil. Then what is the magnetic field at the center? Put what, x is equals to 0, B is equals to what, mu naught I by क्या, 2R, म्यू नॉट I बाई 2, याद है ना तुम लोगों को, बस बहुत अच्छा। इधर ही उसी हिसाब से रख दो, B2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 व्हाट, R2, 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते, ढेर सारे होते, तो तुम उसके हिसाब से बात करते, नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, एक एक सिंगल है। तो क्या हो गया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2 इंटू व्हाट, I2, N1 फ्लक्स लिंकेज। याद आ रहा है क्या, अभी N डालने की जरूरत ही नहीं, समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि वो तो तब के लिए वैलिड था जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते, ढेर सारे होते। आ गई बात समझ में क्या। तो ऑन कंपेयरिंग बाय 1 and 2 क्या कितना आ गया, बताओ उर्मिल फटाफट, कितना आ गया, M12 इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। आ गया, क्लियर हो गया, बस। तो देखो यही आंसर था। अब ओम, अगर M12 इतना आया तो M21 कितना आएगा, सेम, समझ में आया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2, सेम, क्लियर कट, समझ में आ रहा है सबको। अभी वो कुछ भी पूछता आंसर यही होता। हो गया, कर लो नोट। अब वो ये तुम कैसे कर पाए, क्योंकि तुम जानते हो कि इंडक्शन ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल्स टू इंडक्शन ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर कट, M12 इज M21, देयरफॉर M12 की वैल्यू आ गई, M21 की वैल्यू यही होगी। हो गई बात क्लियर, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा, कर लो नोट। दिस इज
एग्जाम्पल 6.9 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6.9। और ये नीट किस में आया है? नीट 2021 में एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट फटाफट कर लो। हो गया बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? डेरिवेशन है डायरेक्ट, यस। अब देखो यहाँ से एक डेरिवेशन और है, स्टार बनाओगे, और यहाँ पर डेरिवेशन ऑन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर क्या था? 6.3। 6.3 क्या था? टैपिंग की, याद है? देयर आर टू कॉइल्स आर फिक्स्ड, उसमें से कोई मूव नहीं कर सकता, बोथ आर फिक्स्ड। एंड इन फर्स्ट कॉइल, है ना, इन फर्स्ट कॉइल गैल्वानोमीटर अटैच, सेकंड कॉइल बैटरी एंड टैपिंग की। सबको याद है ना? मैंने क्या कहा था, एक दिन ऐसा आएगा एक एक लाइन याद हो जाएगी। तो टैपिंग की। अब उस पर क्या कहता है कि अगर आपने कितनी बातें, इतनी बातें अगर सीख ली कि फ्लक्स लिंकेज ऐसा होता है, ये होता है, तो फिर क्या करोगे आप? अब वहाँ पे क्या दिखाओगे कि वहाँ पर जो होता है वो कौन सा वाला इंडक्शन होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो आ जाओ हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर, हेडिंग डालोगे, हेडिंग है बस एक्सपेरिमेंट, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3। 6 मतलब तुम्हारा लेसन है, और थर्ड मतलब वो थर्ड एक्सपेरिमेंट। 3 एक्सपेरिमेंट शुरू में पढ़ा दिया और उसी पर ये सारे लेसन चैप्टर चले जा रहे हैं। क्यों जय, समझ में आ रहा है ना? जो है जय 100% मतलब 100% वाली बात करो दरअसल, है कि नहीं आयुष? एकदम गुगे गुगे गुगे, अब तुम अमर हो गए जो है वीडियो में, हो गया ये। हाँ मतलब अब 10-20 साल बाद भी देखोगे इधर तुम्हारे नाम अमर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको मैं? ठीक। नेक्स्ट है, अब देखो जो चीज़ तुमने वहाँ ऐसा आसानी से पढ़ लिया था, अब आज जब तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे तो देखोगे कि कितना अच्छा लगेगा कि अच्छा ये वहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई थी। और वो क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल तुम्हारे ध्यान में क्या होगा, वो डायग्राम तुम्हारे ध्यान में है ना? यहाँ पर ऐसे ऐसे वो ढेर सारी कॉइल है, और इसमें क्या है? गैल्वानोमीटर, याद आ रहा है? और दूसरी वाली क्या थी, है ना? इसमें क्या थी? बैटरी, और एक तुम्हारी टैपिंग की। अब देखो इंडक्शन किसमें निकालना है? इसमें। करंट इसमें, तो इंडक्शन इसमें। तो बस शुरू हो जाओ कि अगर आप इसको क्या ले लेते हो, इसको C1 और इस वाली को C2, पहला कॉइल ये, सेकंड कॉइल वो, तो इसमें कितनी करंट इस्टेब्लिश लोगे? I2। हाँ मतलब 2 तो 2 2 2, 1 तो 1 1 1, बस अपने थोड़ा समझदारी के लिए। वैसे तुम कुछ भी करो, हर हाल में सही है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल C1, तुम लिखते जाओ देयरफॉर फ्लक्स लिंकेज in coil C1 is given by N1 times of what? Phi1 is equals to M12 into what? I2। क्यों, सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या यही होगा क्या? बहुत बढ़िया, आ रहा है ना क्लियर कट समझ में? अच्छा, तो अब जैसे कि अगर यहाँ पर दूसरे के लिए नहीं निकालना है, केवल एक ही बार बात करनी है, तो तुम ये लिखो या मत लिखो चलेगा। अगर दूसरे की भी बात करनी होती तो मैं ऐसा M12 लेता। यहाँ तो बात ही केवल इसमें हो रहा है, उसमें तो तुम करा नहीं सकते ना, यहाँ तो फिक्स है। आ रहा है समझ? इसलिए M से काम चल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल किसमें? C1 is given by, in coil C1 is given by क्या? E is equals to minus D N1 times of Phi1 upon dt। हाँ कि ना? है कि नहीं? अच्छा ऐसा हो सकता था। अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख दूँ क्या?
कि अगर जो भी तुम्हारे सामने ये हो रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को मैं इफ यू विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डी n1 टाइम्स ऑफ phi1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू, क्योंकि m तो कांस्टेंट होगा, इंटू di2 बाई dt। देयरफॉर तुम लिख लेना अपना, देयरफॉर EMF इंड्यूस E इज इक्वल्स टू माइनस, और EMF इज इक्वल्स टू EMF इन फर्स्ट कॉइल, in first coil is equals to what, minus m into di2 upon, अब तुम चाहो तो इसको कुछ भी लिख सकते, i भी लिख सकते, di2 by dt, और ये इवन। तो समझा क्या, यहाँ से तुम्हें ये पता चल गया कि EMF induced in the first coil due to the second is equals to minus m into di2 by dt, means जो EMF है किसमें, EMF in first coil, hence we can say that EMF induced in the first coil is directly proportional to किसके, current change in current in the second coil with respect to time। आ रहा है समझ, समय के साथ उसमें अगर करंट में चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो EMF भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब बस तुमने एक बार की ऑन कर दी और छोड़ दिया तो इधर कुछ नहीं होगा, समझ में आया। इसके EMF होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दरअसल क्या करना पड़ेगा, की को टैप करते रहना पड़ेगा, करंट को वैरी करना पड़ेगा। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोग नोट करो, इसको कर लिया क्या, ओके। अब है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, अब क्या है ये सेल्फ इंडक्टेंस, मिटा दिया जाए इसको, हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद वाली कहानी लिख दिया ना, EMF induced in the first coil is depend on the change in current in the second coil, rate of change of current in the second coil। अब है तुम्हारा सबसे अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। पहले तो तुम लोग हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अभी सेल्फ क्या है, मतलब कि जिस प्रकार तुमने म्यूचुअल को पढ़ा, म्यूचुअल में क्या सीखा, म्यूचुअल इंडक्शन में तुमने ये देखा, ये जाना, ये सीखा कि वहाँ पे दो कॉइल होती है, एक कॉइल में करंट फ्लो होती है और दूसरे में हाँ इंडक्शन होता है। उसके जो है चेंज इन करंट के कारण दूसरे वाले में इंडक्शन फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के बाद उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होती है। ये तो था म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्फ इंडक्शन। जब कॉइल ही सिंगल हो, जब कॉइल सिंगल हो तो उसमें कैसे इंडक्शन होगा, है ना, हमने ये भी पढ़ा, ये भी देखा कि सेल्फ भी होता है जो है। तो सेल्फ कैसे होता है, व्हेन द करंट चेंजेस, when the current is established in the coil with varying manner, मतलब कि जीरो से जैसे बढ़ता चला गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर अचानक तुमने कम कर दिया, फिर वहाँ से जीरो आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। when the current is changes in a single isolated coil, then an EMF is induced, then an EMF is induced is called, है ना, नहीं EMF is induced, तो वहाँ से EMF इंड्यूस होने से क्या होगा, उसमें एक इंड्यूस करंट आएगी। एंड सच अ फेनोमेनॉन जो ये होगा इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब अकेले के अकेले में कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ हुआ तो इसको क्या नाम दिया गया, सेल्फ इंडक्शन। तो तुम लोग एक काम कर दो, एक लाइन बढ़िया से लिख दो, तो जरा एक लाइन अच्छे से लिखो सभी लोग। क्या लिख दोगे कि
लिखो, it is also possible that EMF is induced in a single coil due to change of flux. EMF is induced in a single isolated coil due to change of flux through the coil by means of varying the current through the same coil. Okay? Clear? बहुत बढ़िया. This phenomenon is called self-induction. आ गया समझ? This phenomenon is called self-induction. अगर if number of turns in the coil is n, and if the number of turns in the coil is n, therefore flux linkage due to varying current in itself can be written as in itself. क्या लिखा तुमने? Therefore flux linkage in the coils due to varying current in it can be written as N1 phi B. N1 मतलब N phi B. अभी N1 क्या? is equals to या is proportional to क्या? करंट इन इट सेल्फ, मतलब खुद के उसके कॉइल में. आ गई बात समझ में? और फ्लक्स लिंकेज एन फाई बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एल आई, where L is called coefficient of self induction. देखो where L is, जैसे M क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ऐसे L is called कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. हो गया? Therefore EMF induced is given by, क्या given by EMF E is equals to minus dN1 phi upon dt. है कि नहीं जैन जयेश? और EMF is equals to minus d by dt of N1. समझा? N1 लिखने की जरूरत नहीं. N1 N phi B is equals to क्या हो गया? Li. तुम्हें पता है L क्या है? कांस्टेंट है. उर्मिल, L क्या है? आई बात समझ में क्या? तो माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी. कुछ समझ में आया क्या? क्या ये भी कुछ वैसा ही सेंस दे रहा है कि EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इटसेल्फ. खुद के कॉइल में खुद की जो करंट चेंज होती है, हाँ, उसके प्रोपोर्शनल है. हो गया क्या? अच्छा लिख दो आगे. सिंस द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस. अब यही क्या हो गया? उस कॉज का दुश्मन बन जाएगा. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये उस कॉज को का अपोज करेगा जिसके लिए ये खुद क्रिएट हो रही है. तो क्या लिख दोगे तुम लोग? द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज. द सेल्फ, लिखते जाओ फटाफट. द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज, ब्रैकेट में इंक्रीज और डिक्रीज,
of current in the coil, increase or decrease of current in the coil. Okay, clear? चलो ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, हो गया क्या, रुक 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 रुक, हो गया 30 मिनट, 2942